दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास खंड के अंतर्गत प्रस्तुत है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी। इसमें हम कृषि एवं इसके प्रमुख प्रकार, कृषि की प्रक्रिया, भारत में कृषि एवं अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी, भारत के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, फसल उत्पादन और शीर्ष उत्पादक राज्य, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, कृषि वित्त, खाद्य प्रबंधन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में कृषि क्षेत्रक और उससे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बहुत ही सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रमुख क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इनको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के बारे में इसमें हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां हैं, उन सभी को प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। देखिए, एग्रीकल्चर का अर्थ कृषि होता है और मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन आदि करना, ये विज्ञान और कला दोनों हैं। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है दोस्तों? रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर, इसको अंगूर की खेती या हिंदी में द्राक्षा कृषि कहा जाता है। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हार्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों, आजकल एक नया टर्म चला है, जैविक कृषि। तो जैविक कृषि क्या है? तो जान लीजिए, जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादक और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण इसमें नहीं किया जाता है। कृषि की प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कृषि की प्रक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जुताई, बुआई और छिड़काव शामिल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज, रसायन और मशीनरी का इसमें निवेश किया जाता है। देखिए, जुताई, बुआई और छिड़काव जो है ये कृषि की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। इसमें मशीनरी, बीज और रसायन का उपयोग किया जाता है और फसल जो है आउटपुट यानी निर्गत के रूप में प्राप्त होती है। भौतिक निवेश में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो दोस्तों, भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश, वर्षा और तापमान। इसके अलावा मानवीय निवेश में भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन आपका शामिल है और ये सभी कृषि की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं और बिना इनके कृषि संभव नहीं है। भारत में कृषि, तो दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं, और कृषि क्षेत्र देश की कुल आबादी के लगभग 70% आबादी को आजीविका और देश के कुल कार्यबल के लगभग 54.6% के लिए रोजगार पैदा करता है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है। तो 1950-51 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 55.4% थी और 2019-20 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी घटकर मात्र 17.8% रह गई है। इसका अर्थ ये है कि अब जीडीपी में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है।
दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जीवीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान अगर जो हम देखें तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र हैं, इसका योगदान 18.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 28.2% और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है। और ये आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 के अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों से संबंधित कि भारत को कितने कृषि जलवायु जोन्स में या एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है और कौन कौन सा क्षेत्र किस भाग में शामिल है। दोस्तों योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों को के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की थी और कृषि जलवायु विशेषता, विशिष्ट मृदा प्रकार, तापमान और वर्षा तथा उसकी विविधता सहित जलवायु और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधन विकास के लिए कृषि क्षेत्र को मोटे तौर पर 15 विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है पश्चिमी हिमालयी श्रेणी, दूसरा है पूर्वी हिमालयी श्रेणी, तीसरा निम्न गांगेय मैदान, चौथा मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, पांचवा जो है ये कृषि जलवायु क्षेत्र ये है उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, छठा है गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, सातवां विभाजन पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में, आठवां केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र, नौवां जो है कृषि जलवायु क्षेत्र पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का पठार और पर्वतीय क्षेत्र 10वां है, 11वां विभाजन पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में, 12वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, 13वां गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, 14वां पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र और 15वां द्वीप क्षेत्र में ये भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है योजना आयोग के अनुसार। और ये विभाजन जलवायु की विशिष्टता, मृदा के प्रकार, तापमान, वर्षा और उसकी विविधता के साथ ये वर्गीकरण किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वर्गीकरण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में किया गया है। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, आप देख सकते हैं ये पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है। दूसरा वर्गीकरण आप देखिए पूर्वी हिमालयी श्रेणी, तीसरा जो है ये जो विभाजन है यहाँ पर निम्न गांगेय मैदान, चौथा है जो है मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, पांचवा है उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र और छठा विभाजन गंगा पार का मैदानी क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और सातवां विभाजन दोस्तों आप देखिए ये बड़ा क्षेत्र है पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आठवां अगर जो हम देखें आठवां भाग या आठवां कृषि जलवायु क्षेत्र ये हमारा केंद्रीय पठार और यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र में, नौवां पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में विभाजन किया गया है, ये एरिया भी बहुत बड़ा है। और 10वां जो विभाजन है दक्षिणी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में, 11वां पूर्वी तटीय मैदान है और 12वां जो है पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र है, 13वां विभाजन गुजरात का जो मैदानी भाग और पर्वतीय क्षेत्र है, 14वां पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र और 15वां जो है दोस्तों ये सभी जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं ये सारे 15वें क्षेत्र में यानी द्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों प्रत्येक पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। अब भारत के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों के बाद आइए देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो जायद की फसल जो है आप जान लीजिए जायद की फसल इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि आते हैं। इनकी बुआई मार्च में और कटाई जून में होती है जायद फसलों की।
खरीफ की फसल आप जान लीजिए कि इसमें धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तिल, अरहर, मूंग आदि हैं। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में। और रबी की फसल जो ठंडक की फसल है, इसमें देखिए ये गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये अक्टूबर नवंबर यानी ठंड के प्रारंभ में बुआई होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। भारतीय कृषि दोस्तों कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इसकी कुछ समस्याएं और प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कुछ मानवीय समस्याएं हैं क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है और यहाँ का सामाजिक वातावरण अलग है। संस्थागत समस्याओं में खेतों का छोटा आकार है और भूस्वामित्व प्रणाली, जिसके द्वारा यहाँ पर उत्पादन जो है बहुत अधिक नहीं हो पाता है। कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं क्योंकि सिंचाई की कम सुविधाएं, खेती के परंपरागत या पुराने तरीके हैं, उन्नत बीजों की कमी है, क्रेडिट यानी साख सुविधाओं का अभाव है और भंडारण की कमी। ये सभी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जीवन निर्वाह का स्रोत है, आजीविका और रोजगार का साधन है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का साधन है, राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, ये लोगों की आय का स्रोत है और इसके द्वारा पूंजी निर्माण आदि होता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्व के बाद, कृषि के महत्व के बाद आइए जानते हैं कि कृषि को मुख्य रूप से भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको दो भागों में, एक तो निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि दोस्तों छोटे भूखंड, साधारण औजार और अधिक श्रम के उपयोग के द्वारा जो अपने जीवन यापन या जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, इसके दो भाग किए जा सकते हैं। गहन निर्वाह कृषि में भूखंडों का आकार छोटा होता है, साधारण औजार और अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल होते हैं। दूसरा वाणिज्यिक कृषि है और इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन के लिए अधिक पूंजी, मशीनों के उपयोग और बाजार में विक्रय के लिए कमर्शियल कृषि की जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख प्रकार हैं। आइए जानते हैं फसल चक्र या क्रॉप साइकिल के बारे में। दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। या किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस रूप में उगाया जाना, इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरता शक्ति का कम से कम ह्रास हो, भूमि की उर्वरता बनी रहे, उसे फसल चक्र कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से फसलों को बदल बदल कर यहाँ पर उगाए जाने का चित्र दर्शाया गया है। अब आइए जानते हैं भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों भारतीय कृषि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हरित क्रांति का उसमें विशेष महत्व है। 20वीं शताब्दी के 6वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज, उर्वरक, जल तकनीकी करता है। दोस्तों हरित क्रांति में उच्च पैदावार वाले विविधता बीज, उर्वरक, सिंचाई के लिए पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों के प्रयोग, किसानों के कृषि ज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है और इसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लीजिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति है। इसमें पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम ए गॉड के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई है और हरित क्रांति का अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा।
दोस्तों भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। 2006 में हुए विज्ञान कांग्रेस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था, ये 2006 में। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों फसल उत्पादन के आंकड़े, और इसमें हम फसल भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमानों के आधार पर और विश्व में प्रथम 2020 के अनुमानों के आधार पर इसमें जानेंगे। चावल में दोस्तों प्रथम स्थान पर भारत में पश्चिम बंगाल है जो राज्य है, और वैश्विक स्तर पर चीन है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य है, चीन प्रथम स्थान विश्व में रखता है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक राज्य और वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहला स्थान। सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान है और वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश और वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है और वैश्विक स्तर पर भारत का। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र और वैश्विक स्तर पर भारत, और मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य शीर्ष राज्य है और चीन का स्थान इसमें विश्व में प्रथम है। आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है तो आप जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति या रेड रिवोल्यूशन का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से, और देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन ये फल उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर कुछ नवीनतम आंकड़े दिए गए हैं। 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रमुख फसल उत्पादन जो है मिलियन टन में। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 315.72 मिलियन टन। अनाजों में 288.03 मिलियन टन, जिसमें चावल 130.20, गेहूँ 106.484 और मोटे अनाज 50.90 मिलियन टन, जिसमें ज्वार 4.23, मक्का 33.62, बाजरा 9.62 और अन्य अनाज 3.43 मिलियन टन है। और अनाजों के अलावा दालों का जो उत्पादन अग्रिम जो है लिया गया है ये 27.69 टन, इसमें चना 13.75, तूर 4.34 और अन्य जो दालें हैं वो 9.60 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। बागवानी फसलों के प्रमुख आंकड़े अगर जो हम लेंगे तो बागवानी फसलों में आप देख सकते हैं कि लीची उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य बिहार है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश, काजू में महाराष्ट्र, सुपारी उत्पादन में कर्नाटक और नारियल उत्पादन में केरल शीर्ष राज्य है। पशुपालन और मत्स्य पालन के संबंध में देखिए 20वीं पशुधन जनगणना या पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार मवेशियों के संदर्भ में शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी सबसे ज़्यादा मवेशी पश्चिम बंगाल में है। मांस और दुग्ध उत्पादन के संबंध में शीर्ष राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश और अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस के संबंध में। कृषि वित्त या कृषि साख से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। कृषि वित्त या कृषि साख से तात्पर्य उस वित्त अथवा साख व्यवस्था से है जिसका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे कृषि यंत्रों की खरीद, सिंचाई की व्यवस्था करने, विपणन कार्य या कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के संपादन में किया जाता है। इन सभी का संबंध कृषि वित्त से है। कृषि वित्त के अगर जो हम स्रोतों की बात करें तो दो प्रकार के स्रोत हैं दोस्तों, एक तो संस्थागत और दूसरे गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां, सरकार, और गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, देसी बैंकर और अन्य लोग शामिल हैं। कृषि ऋण का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार के ऋणों में किया जाता है। एक तो अल्पावधि ऋण, दूसरा मध्यावधि और तीसरा दीर्घकालिक ऋण। अल्पावधि ऋण 15 माह से कम समय के लिए, मध्यावधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए और दीर्घकालिक ऋण 5 वर्षों से अधिक की जो है अवधि के लिए दिए जाते हैं।
खाद्य प्रबंधन यानी फूड मैनेजमेंट देखते हैं क्या है। फूड मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पहला है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करने का एक तरीका है और कृषि उत्पादों में किसी तीव्र गिरावट की स्थिति में उत्पादों को न्यूनतम मूल्य मिल सके, ये सुनिश्चित करना न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्य है। बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो आप जान लीजिए, खराब हो जाने वाले और बागवानी के उत्पादों की खरीद के लिए जब इनका बाजार मूल्य गिर जाता है तब राज्य सरकारों के आग्रह पर लागू किया जाता है और सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि या पूर्व सामान्य वर्ष की तुलना में मूल्यों में 10% की कमी आने पर बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है? यानी प्रापण या खरीद मूल्य। तो इसकी घोषणा फसल तैयार होने के बाद की जाती है। निर्गम मूल्य या इशू प्राइस क्या है? तो दोस्तों, सरकार द्वारा जनता को जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है अथवा वह मूल्य जिस पर भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे इशू प्राइस या निर्गम मूल्य कहा जाता है। आप जान लीजिए कि दोस्तों, बफर स्टॉक क्या है? तो खाद्यान्न केवल चावल और गेहूं का एक न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना बफर स्टॉक कहलाता है। भंडारण, तो खाद्यान्नों का बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से संग्रहण करना भंडारण या स्टोरेज कहलाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, दोस्तों आप जानते भी हैं कि किसानों को बाजार जोखिम के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है और वर्तमान में देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके पास आंकड़े हैं कि वर्तमान में सरकार द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएससीपी द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। तो दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको चावल, गेहूं और मोटे अनाज, चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। इसके द्वारा 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि और खाद्य प्रबंधन की मुख्य घोषणाएं क्या हैं। तो इसमें 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि की बात की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना है और फ्रॉम टॉप टू टोटल यानी टॉप से टोटल तक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना इसमें शामिल है। आइए देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रमुख कृषि बोर्ड, केंद्र और उनके मुख्यालय की स्थिति कहाँ है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, दोस्तों ये बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारतीय रबर बोर्ड, इसका मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड या राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। नाबार्ड यानी जो है एग्रीकल्चर के संबंध में जो है महत्वपूर्ण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी और भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो ये 1 हेक्टेयर से कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी कीमत कौन अनुमोदित करता है? तो याद रखिएगा, ऐसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, लेकिन गन्ने के लिए अलग से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति उसके लिए उचित और लाभकारी कीमत अनुमोदित करती है। भारत में
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पंतनगर उत्तराखंड में। और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है। आइए यहाँ पर प्रमुख जो हमारे कृषि बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। देखिए, पुणे में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है पुणे में। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है। और कोच्चि में भारतीय मसाले बोर्ड है। भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में। कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड और भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय है। और कोट्टायम केरल में भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास खंड के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।